तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। हम लोड किए गए स्ट्रिंग के ऑसिलेशन जो जुड़े हुए पार्टिकल के सिस्टम के साथ हमारी खोज जारी रखेंगे। और हमने यह भी देखा कि हम सीमा परिस्थितियों के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं होना चाहिए जब तक हम गति के समीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, परंतु जब हम इसे किसी विशिष्ट स्थिति के लिए हल करना चाहते हैं तो हमें कुछ उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने हेतु कुछ बाउंड्री कंडीशन डालने की आवश्यकता है। और यहाँ यदि आप इस इक्वेशन को देखें, यह गति का इक्वेशन है और हम मानते हैं कि एक समान टेंशन है कि स्ट्रिंग में, और आर आपको बताता है कि आप किस पार्टिकल को देख रहे हैं। यह पार्टिकल का इंडेक्स है, तो आपके पास n पार्टिकल हैं और r 0 से n+1 तक जाएगा। इसलिए n पार्टिकल हैं 1 से n तक। 0वें पार्टिकल एक एक्सट्रीम छोर पर और दूसरे एक्सट्रीम छोर पर n प्लस पहला पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा। ये दीवार से बंधे हैं ताकि कुछ अर्थों में हमारी बाउंड्री कंडीशन भी हो। और इसे हल करने के लिए गति का इक्वेशन में इस रूप के समाधान ग्रहण करते हैं। एक आरी शक्ति में ओमेगा टी, जहां ओमेगा है सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी जिन्हें हम निर्धारित करना चाहते थे कि पूरा सिस्टम एक फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगी। कम से कम इस तरह के मामलों में आपके पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां सिस्टम का एक हिस्सा, मान लें कि आधा पार्टिकल एक फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है और दूसरा आधा दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है। ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ की एक तस्वीर है जिस सिस्टम को हम देख रहे हैं। मेरे पास दो कठोर दीवारें हैं और 0th पार्टिकल और n+1वां पार्टिकल है दीवार में एम्बेडेड है और बाकी n पार्टिकल ऑसिलेट करने के लिए स्वतंत्र हैं। केवल वर्टिकल प्लेन में 0th पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है n+1 n+1वां पार्टिकल का आयाम है। और इन सभी मान्यताओं के साथ और इस समाधान में प्रतिस्थापन करने से हमें परिणाम मिला। परिणाम एक सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी है जिसे आमतौर पर है इस रूप में दिया जाता है। n पार्टिकल सिस्टम n सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी के लिए यह j है। सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी के लिए अनिवार्य रूप से एक इंडेक्स, तो j जाता है 1 से n तक। j 1 का मतलब होगा पहली सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी और इसी तरह। और r, जैसा कि मैंने कहा, आपके साथ पार्टिकल के पोजीशन के लिए इंडेक्स है स्ट्रिंग के साथ, तो ये r मुझे बताएगा rवें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है। और यह rवें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड किस सामान्य मोड पर निर्भर करता है जिसे आप देख रहे हैं। अतः एम्पलीट्यूड r दोनों इंडेक्स पर निर्भर करता है, r और j, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी के लिए यह सामान्य एक्सप्रेशन ओमेगा जे स्क्वायर है जो यहाँ है, जिसे सरल किया जा सकता है यदि आप केवल निम्न फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि जे से बहुत कम है। आपके पास जितने पार्टिकल हैं, उस मामले में हमने देखा कि हम लिख सकते हैं कि ओमेगा जे बराबर है जे टाइम्स ओमेगा 0 के, जहां ओमेगा 0 यह क्वांटिटी है, पाई बाय एल को टी बाय रो के रूट से गुणा करें। रो को अक्सर लीनियर घनत्व या द्रव्यमान प्रति यूनिट लेंथ कहा जाता है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस समस्या से संबंधित कुछ प्रश्नों को संबोधित करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमने जो कुछ किया वह सही है या नहीं। तो हम पहले ही हल कर चुके हैं। उदाहरण के लिए 2 बीड्स की समस्या। मान लीजिए कि मेरे पास यह सरल सिस्टम है। n पार्टिकल पर विचार करने के बजाय मेरा n अब 2 है, तो यह 0th पोजीशन है, n प्लस पहला पोजीशन, या शायद मुझे कहना चाहिए तीसरा पोजीशन, और यह है 1 और वो। हम पहले से ही हमारे पहले मॉड्यूल में से एक में इस समस्या को हल करते हैं। हम परिणाम जानते हैं। अब हमें जांचना चाहिए। अब जब हमने एक सामान्य मामला प्राप्त किया है तो हमें जांचना चाहिए कि क्या हम अभी भी उन ज्ञात परिणामों को पुनः पेश करने में सक्षम हैं इन सामान्य परिणामों से। इसलिए अगर मुझे इस मामले में यह समस्या है n बराबर है 2 के और मैं लेने जा रहा हूं 2 सामान्य मोड, तो j चलेगा।
1 से 2 तक और 2 पार्टिकल हैं तो r भी 1 से 2 तक चला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या हम पहले ज्ञात परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहले सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी प्राप्त करें, इसलिए मेरे पास यह एक्सप्रेशन है जिसे हमने पहले प्राप्त किया था। इसलिए मुझे बस सभी मूल्यों में प्लग इन करने की आवश्यकता है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आइए पहले इसे प्राप्त करें। सबसे कम फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास यह एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉस पाई बाय 3, और अगर मैं जे के बराबर होना 2 जो सेकेंड नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी होगी जो ओमेगा एक्स स्क्वायर के अनुरूप होगी, जो बराबर है 2 टी बाय एम 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय 3 के। इसलिए मैं इसे आप पर अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं। कॉस पाई बाय 3 और कॉस 2 पाई बाय 3 के लिए मानों को सब्स्टिट्यूट करने हेतु और आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के ज्ञात परिणामों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। अब हमारे पास सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी है। चलो देखते हैं कि क्या हम स्वयं सामान्य मोड प्राप्त कर सकते हैं। ऑसिलेशन का पैटर्न। सामान्य मोड पैटर्न प्राप्त करने के लिए हमें एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन के साथ काम करना होगा जो इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया है। तो अब हम वही अभ्यास दोहराएंगे। चलो सेट करते हैं। जे बराबर है 1 के, जिसका मतलब है कि मैं सबसे कम फ्रीक्वेंसी के लिए सामान्य मोड प्राप्त करने जा रहा हूं, और सामान्य मोड में मैं प्राप्त करना चाहता हूं एम्पलीट्यूड पहले पार्टिकल के प्राप्त करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि r 1 के बराबर है। तो अब बस इन सभी बातों को प्लग इन करें तो मुझे मिल जाएगा 1 जो बराबर है c साइन पाई के बराबर है, वास्तव में n 2 है तो यह पाई बाय 3 है। अब 2 के बारे में क्या है? तो 2 पार्टिकल हैं और फिर हम अभी भी न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जे के बराबर 1 है और अब r 2 के बराबर है। अतः ये मुझे देगा c साइन 2 पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 जो बराबर है सिन 2 पाई बाय 3 के। इसलिए हम लिख सकते हैं ये 1 बराबर है 2 के। इसलिए यह हमारा सामान्य मोड है, या यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यह होगा 1 1 होगा। तो यह हमारा सामान्य मोड है। अब हम बड़ी फ्रीक्वेंसी के बड़े के अनुरूप दूसरे सामान्य मोड को देखते हैं जो कि अनुरूप होगा जे 2 के बराबर है के, और फिर से मैं काम करूंगा 1 के बराबर r के संगत पहले पार्टिकल के लिए इसे करूंगा। तो इस मामले में एक सप्रेशन होगा, और अब मैं स्टिक करता हूं जे बराबर 2 के साथ वही सामान्य मोड लेकिन दूसरे पार्टिकल के लिए। तो अब जो फिर से सत्यापित करने के लिए आसान है, आप साइन 2 पाई बाय 3 और साइन 4 पाई बाय 3 के मान डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 बराबर है माइनस 2 के। तो यह अनुरूप होगा मेरे सामान्य मोड के जो एक अल्पविराम -1 है। यदि आपको याद है कि हमने पिछले मॉड्यूल में क्या किया था, ये 2 भिन्न ऑसिलेशन के पैटर्न के अनुरूप हैं, एक जिसमें 2 पार्टिकल बस ऊपर और नीचे जाते हैं इस तरह एक साथ, जिसे फेज ऑसिलेशन कहते हैं, और दूसरा जहां जब पार्टिकल में से एक संतुलन बिंदु से ऊपर है तो दूसरा संतुलन बिंदु से नीचे है। तो आपके पास यह एंटी फेज ऑसिलेशन होता है, जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है और इसी तरह। तो यह दूसरा मोड है। इसलिए अगर मुझे जल्दी यह पता लगाना है कि यह कुछ इस तरह से अनुरूप होगा, जबकि पहले वाले के अनुरूप होगा कुछ ऐसा होगा। इसलिए सामान्य रूप से हम यह तर्क करते रहे कि यदि आपके पास
एन पार्टिकल है तो आपके पास एन सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्या हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जो संभव है? तो आइए हम उस सवाल का जवाब दें। अब मुझे यह निर्धारित करने की ज़रूरत है कि अधिकतम सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी क्या संभव है। इस सूत्र से आसानी से देखा जा सकता है कि अगर यह क्वांटिटी -1 के बराबर है कि तभी ओमेगा जे अधिकतम होगा, और यह तब होगा जब जे एन के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में हम सबसे बड़े मोड को देख रहे हैं, तो पहली विधि की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसे कहते हैं शून्यवां मोड, और अगले वाले की फ्रीक्वेंसी अधिक है और इसी तरह। इसलिए एनवें मोड की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होनी चाहिए, इसलिए मैं जे को एन के बराबर सेट करने जा रहा हूं, जिस स्थिति में ओमेगा एन बराबर होगा 2 पाई बाय एम ए इंटू 1 माइनस कॉस जे बराबर है एन के एन पाई बाय एन प्लस 1 के। और निश्चित रूप से अगर एन पर्याप्त रूप से काफ़ी बड़ा है तो आप इस तरह से कहते हैं कि सीमा में जब एन एक एन से अधिक है तब एन द्वारा काफ़ी अधिक है और एक लगभग 1 के बराबर है। किस स्थिति में यह पूरी बात उबलता है 2 टी बाय एम इंटू कॉस 1 माइनस कॉस पाई तक, और यह बराबर है 2 के। तो यह सिर्फ बराबर होगा 4 टी बाय एम ए के। तो मेरा परिणाम यह है कि ओमेगा एन स्क्वायर बराबर है 4 टी बाय एम ए के। और इसे इस रूप में लिखा जा सकता है 4 ओमेगा शून्य स्क्वायर अत ओमेगा अधिकतम अथवा अधिकतम फ्रीक्वेंसी संभव ओमेगा एन के बराबर है, जो बराबर है वो ओमेगा शून्य के। इसलिए यह क्वांटिटी 2 ओमेगा शून्य है। इसलिए यदि आपको याद है कि ओमेगा शून्य आपके सिस्टम के लिए संभव सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और आपके सिस्टम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जो 2 ओमेगा शून्य है, इसलिए इसे कटौती फ्रीक्वेंसी कहते हैं और यह सामान्य रूप से निकाय के लिए सत्य है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि यह वर्ग निकाय का है तो इसका अर्थ है निकाय जो एक विमा में हैं जैसे कि हम विचार कर रहे हैं तथा पार्टिकल आवर्ती रूप से व्यवस्थित होते हैं। अर्थ यदि आप निकाय के इस वर्ग को एक विमा में आवर्ती व्यवस्थित कणों में विचार करते हैं तो यह कटौती फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा शून्य है। इस प्रकार के सभी प्रकरणों के लिए एक सामान्य परिणाम है। तो हमने देखा है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जो हमारे सिस्टम द्वारा समर्थित है। सामान्य मोड के बारे में क्या है? इस सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के संगत ऑसिलेशन का वह पैटर्न क्या है? इसे पुनः वापस जाने पर एम्पलीट्यूड के इक्वेशन से प्राप्त किया जा सकता है। आपको एक बार फिर याद दिलाने के लिए एम्पलीट्यूड का इक्वेशन दो बातों पर निर्भर करता है। एक सामान्य विधि जो आप और स्ट्रिंग के अनुदिश मोती की स्थिति देख रहे हैं, तो बस पैरामीटर लगाने के लिए मैं सामान्य मोड पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए जो मतलब है कि जे बराबर है एन के, और निश्चित रूप से आर 1 से एन शून्य और ए एन प्लस 1 सामान्य आर के रूप में शून्य के बराबर जाएगा, और यह मात्रा सी साइन आर जे पाई एन प्लस 1 द्वारा विभाजित को थोड़े अलग तरीके से लिखा जा सकता। इसे इस रूप में लिखा जा सकता है सी साइन आर इंटू पाई माइनस बीटा आर, जहां यह क्वांटिटी बीटा आर बराबर है
आर पाई बाय n प्लस 1 के ऑसिलेशन के पैटर्न के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे यह भी चाहिए कि r प्लस 1 क्या है। मुझे तुलना के लिए जाने दें। यह भी लिखें। r जो सी होगा साइन आर पाई माइनस बीटा आर। उसे याद रखो, r एक पूर्णांक है जो जा रहा है 1 से n तक। तो यदि r साइन आर पाई माइनस बीटा आर आर प्लस एक पाई माइनस बीटा आर के साइन के साथ आता है, दूसरे शब्दों में यदि आर होता है ए विषम संख्या, आर प्लस एक सम संख्या होगा, या यदि आर सम संख्या है तो एक विषम संख्या होगा। तो इन सभी परिस्थितियों में अगर मैं आर प्लस एक आर द्वारा विभाजित को लेता हूं, अनुपात हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि उनमें से एक हमेशा ऊपर उठने वाला है, एक नेगेटिव संकेत r के दिए गए मान के लिए, तो जिसका अर्थ है कि पड़ोसी आयाम हमेशा के लिए नेगेटिव होने जा रहे हैं। दूसरा, तो वहाँ हमेशा एक होने जा रहा है। इस अनुपात में नेगेटिव चिन्ह r प्लस एक r द्वारा विभाजित होगा। तो इस सारी जानकारी के साथ अब हम कर सकते हैं मोटे तौर पर ऑसिलेशन के पैटर्न की प्लॉट रचें। और हम सामान्य रूप से यह भी देख सकते हैं कि इन ऑसिलेट कर रहे पार्टिकल की समग्र रूपरेखा क्या है। ऐसा करने के लिए हमें बस वापस जाने की जरूरत है। सूत्र जो का अनुपात है आर वें और आर प्लस पहले एम्पलीट्यूड जो नीचे लिखा गया है यहाँ फिर से उस सीमा में जब n बड़ा है, इसलिए मैं n को n प्लस 1 से विभाजित कर लूंगा जो लगभग 1 के बराबर होगा। तो मेरे पास है r होने के लिए लगभग c साइन आर पाई होगा, और जब r शून्य होगा जो कि यह बिंदु है और r n प्लस 1 है, यह बिंदु, तो दोनों हैं जिन बिंदुओं पर एम्पलीट्यूड शून्य है, तो जिसका अर्थ है कि यह होना चाहिए। मेरे लिए वर्णन करें और पर्याप्त समग्र प्रोफाइल यह इस प्रकार है। तो यह पार्टिकल के वैकल्पिक अनुक्रम के लिए है जो शायद कुछ इस तरह हो सकता है। अब आप ए आर प्लस 1 के लिए एक समान विश्लेषण कर सकते हैं और यह आपको बताएगा कि यह समकक्ष प्रोफाइल कुछ इस तरह दिख सकती है और वह यहाँ पार्टिकल के अनुरूप होगी। अब आप समग्र चित्र बना सकते हैं। तो इसमें वैकल्पिक पार्टिकल हमेशा चरण से बाहर होते हैं, एक दूसरे के संबंध में पाई द्वारा पड़ोसी वाले एक फेज डिफरेंस पाई बनाए रखते हैं। इसलिए यह कमोबेश पूरा होता है। कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम है। अगले में मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे हम सीमा ले सकते हैं जब पार्टिकल के बीच की दूरी शून्य हो जाती है और कंटिन्यूअम लिमिट पर जाएं।